हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाली पालीवाल है और हम पढ़ रहे हैं बायो के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं और प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं कई बार। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम 10-10 क्वेश्चन करके 2 बार तो उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार देख लो, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियोज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस लाइक करो और थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोवाइड करो कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आज बाकी के 10 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्या, दबना। तो हार्ट जो है वो दो तरीके की प्रोसेस करता है, पहला है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो प्रोसेस हैं, जिसमें अगर बात की जाए हार्ट की, तो इस तरीके का एक ऑर्गन है, अगर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड है वो हमारी बॉडी में कभी पहुंच नहीं सकता। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ब्लड को पंप करना। अब पंप कब होगा, जब क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो साइंटिफिक टर्म है जो यूज किया जाता है वो है सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम सिस्टोल है। लेकिन अगर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक टर्म होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड क्या करता है, मूव करता है। लेकिन रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि हार्ट क्या कर रहा है, उस वक्त रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में है, यानी कि ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर। तो रिलैक्सेशन जब भी वर्ड आपके सामने आएगा तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल। ठीक है, और डायस्टोल जो वर्ड है वो रिलैक्सेशन के लिए आएगा और सिस्टोल वर्ड किसके लिए आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैक्सीन कंटेन्स एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब और इट्स प्रोडक्ट्स। आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर रेबीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है, रेबीज की। तो वो रेबीज की जो वैक्सीन थी वो एक ऐसे माइक्रोब से बनी थी जो कि बिल्कुल किल्ड या फिर वीकेंड वायरस था। वीकेंड का मतलब होता है बिल्कुल मरा कुचैला, जिसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे क्या कर सके, हमें रेबीज नाम की बीमारी को कॉज कर सके। लेकिन हम उससे क्या बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। अब कौन सा साइंटिस्ट था, यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम पूछा जा रहा है जिसने रेबीज की वैक्सीन डिस्कवर की। अगर आपके पास ये ऊपर वाला कंटेंट दे रखा है वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे रखा है तो सीधी सीधी बात मेन बात पे आओ। यहाँ पे जो लास्ट लाइन में दे रखा है कि रेबीज की वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की, तो इनका आंसर होगा लुइस पॉस्चर। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट जो रेबीज की वैक्सीन डिस्कवर हुई थी वो लुइस पॉस्चर ने डिस्कवर की थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। तो प्लांट सबने देखा है, प्लांट की रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, सॉइल में, मिट्टी में। इन रूट्स का जो मेन काम होता है वो होता है कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, H2O और अदर जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का मतलब खनिज, उनका एब्जॉर्प्शन करना, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद प्लांट के ऊपर एरियल पार्ट तक इस वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना, जिससे प्लांट क्या करे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। तो ऐसा कौन सा आयन है जो कि खुद, ऐसा कौन सा मेटल है या एलिमेंट है जो कि वाटर और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है रूट्स में, तो इसका सही आंसर होगा मॉलीबेंडम। मॉलीबेंडम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हेल्प करता है रूट्स में, रूट के पोर को ओपन करता है। रूट के पोर जब ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है इनका एब्जॉर्प्शन अपने आप इंक्रीज होगा, और एब्जॉर्प्शन जब इंक्रीज होगा तो जो एरियल पार्ट है प्लांट का, ऊपर वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, what accumulates in the muscles after continuous strenuous physical exercise as a result of temporary anaerobic respiration that causes muscular fatigue। तो anaerobic respiration यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है,
एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझने से पहले समझते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है कि सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन के 3 टाइप होते हैं, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको पता होगा कि रेस्पिरेशन का पहला जो टाइप होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और तीसरा होता है फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक इस तरीके का रेस्पिरेशन है जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर जीव जंतु को ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, मतलब ऑक्सीजन मस्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो भी चलेगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन की ऐसी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन में क्या रहती है, बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो वो क्या होता है, यस, एनर्जी का मॉलिक्यूल जिसका नाम है एटीपी, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। इसका आंसर भी यही होगा, लेकिन मैं इसके मेन जो टर्म है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, उसका काम क्या है, जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड उसके मसल्स में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है, आपने सुना होगा मसल क्रैम्प आ गया, मसल स्ट्रेन आ गया, ये किसकी वजह से आता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से। और एक्सरसाइज करते वक्त ऑक्सीजन की उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कमी की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हमें मसल स्ट्रेन और मसल क्रैम्प जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। यहाँ पे विटामिन पूछा जा रहा है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है जिसका नाम है बेरी। तो विटामिन B1 इसका आंसर होगा। ये विटामिन B1 की कमी से किसी भी पर्सन को क्या होती है, बेरी हो सकती है। बी कई तरीके का होता है, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एक टॉपिक यहीं पे अगर क्लियर करने की कोशिश करूँ तो विटामिन 2 तरीके के होते हैं। मुझे एक ट्रिक बतानी है जिससे आप इसको याद कर लोगे, तो यहाँ पे वो कर लेते हैं। विटामिन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है वाटर सॉल्युबल, यानी कि जो पानी में घुल जाते हैं। दूसरा है फैट सॉल्युबल, फैट का मतलब हिंदी में वसा, जो इसमें आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। तो वाटर, WBC मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, वाइट ब्लड सेल, तो W फॉर वाटर कंसीडर कर लो। B और C 2 तरीके के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। तो वाटर में सॉल्युबल हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैंने बताया अभी कि बी एक नहीं है, बी के अंदर फर्दर उसकी सब क्लासिफिकेशन है। तो बी और सी, ये दो जो विटामिन होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, WBC से याद कर सकते हो। बचा क्या, A, D, E और K, वो किस में होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज है इन चारों में से जो कि जब पानी दूषित होता है तो उससे कॉज नहीं होती है, उससे नहीं होती है, ठीक है। पहला दे रखा है कॉलेरा, दूसरा दे रखा है टाइफाइड, तीसरा दे रखा है अस्थमा और चौथा दे रखा है डायरिया। तो देखो, जब भी वाटर पॉइजनिंग या वाटर से रिलेटेड बीमारी होती है तो आपने सुना होगा कि पानी गंदा था, गंदे पानी के इंटेक की वजह से कॉलेरा, टाइफाइड और डायरिया हो गया। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि गंदे पानी का सेवन करने की वजह से किसी को अस्थमा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अस्थमा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि चलो मान लो, तो अस्थमा किस तरीके की पॉल्यूशन से हो रही है, तो अस्थमा का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है एयर पॉल्यूशन। अगर पॉल्यूशन के टर्म्स में देखा जाए तो एयर पॉल्यूशन क्यों है, अस्थमा लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। और लंग्स में क्या लेते हैं, हम सांस लेते हैं। जब एयर ही दूषित होगी तो हमारे लंग्स में क्या होगा, दूषित हवा जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए 7th क्वेश्चन की, तो यहाँ दिख रखा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज। क्या बनता है जब प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया होती है, तो पौधे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मेन जो है वो फॉर्म करते हैं सनलाइट को लेकर, और
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसकी रिएक्शन समझा दूँ तो आंसर निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो रिएक्शन होती है 6CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6H2O यानी कि 6 मॉलिक्यूल ही लिए जा रहे हैं वाटर के। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और ये होती है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल वो हरा कलर का पिगमेंट, वो हरा कलर जिसकी वजह से हर एक पौधा क्या होता है, ग्रीन या हरा होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C6H12O6 सॉरी, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। प्लस यहाँ पे इसका जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और बनता है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, और साइड में निकल जाती है ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। तो यहाँ से आंसर हम बता सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट अगर बात करें 8th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। यानी कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी नहीं होने देता है। तो आपने कई बार सुना होगा, सर्दियों का टाइम है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आग को जलाते हैं, ठीक है, और वो अपने कमरे में रख के सो जाते हैं, कमरा बिल्कुल टाइटली पैक कर देते हैं, और फिर सुबह ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ, उनकी मौत हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि जब वो जल रहा था, जो भी कंपाउंड था, जो भी उन्होंने जलाया, कंडे वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह, कोयला वगैरह, जो भी उन्होंने जलाया, वो पूरी तरीके से नहीं जल पाया। अब पूरी तरीके से क्यों नहीं जल पाया, कमरा बंद था, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन वो इंसान भी ले रहा है, और भी अगर हैं तो वो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कंटिन्यूसली कमी हो रही है, और किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड अपने फर्दर एक सब कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटती है, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो जब हम बार बार लेते रहेंगे, इनटेक करते रहेंगे उसका, तो क्या होगा, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, जो ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड हमारा एक रेड कलर के पिगमेंट की वजह से रेड होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। अगर ये CO2 हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, जिससे हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, पॉइजनस, यानी कि जहरीला। और जहरीले ब्लड हो जाने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन आगे कैरी नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन। The amount of light entering into the eye can be controlled and regulated by, यानी कि हमारी आंखों में कितनी रोशनी जानी चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है। आई का स्ट्रक्चर सबने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरिस नाम का एक पार्ट होता है आई का, जो कि हेल्प करता है एकोमोडेशन में। साइंस का एक फिनोमेना है फिजिक्स का, जिसको कहते हैं एकोमोडेशन। इसको अगर हिंदी में समझें, कभी भी हमारी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है, आयरिस छोटा हो जाता है, यानी कि आंख कैसी हो जाती है, छोटी, ठीक है। और जब भी कम रोशनी होती है तो क्या हो जाता है, आंख कैसी हो जाती है, बड़ी बड़ी, यानी कि आयरिस फैलता है और छोटा होता है। तो यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंग्लिश में एकोमोडेशन, ठीक है। अब ये काम कौन कर रहा है, आयरिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल कौन कर रहा है आई को, आयरिस। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग टू द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर एंड मदर टू द चाइल्ड। यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए, जेनेटिक मटेरियल का मतलब उसके अंदर DNA RNA की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। तो इंसानों का जेनेटिक मटेरियल होता है DNA।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ डीएनए फादर से आ रहा है, पिता से आ रहा है, और कितना अमाउंट ऑफ डीएनए मदर से आ रहा है, यानी कि माता से आ रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि फादर से ज़्यादा आ रहा है, मदर से कम आ रहा है। सेकंड में दे रखा है फादर से कम आ रहा है, मदर से ज़्यादा आ रहा है। तीसरा दे रखा है दोनों से इक्वल आ रहा है। और चौथा बोल रखा है नो रिलेशन कैन बी डिटरमाइन, यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चे का अपने माता पिता से। तो इसको अगर सही मायने में समझा जाए तो मैंने आपको पहले एक चीज़ समझाई थी कि हर एक इंसान में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो मान लो 46 क्रोमोसोम किस में होंगे, मदर में, और 46 क्रोमोसोम ही किस में होंगे, फादर में। तो 46 और 46, तो अगर मान लो ये 46 इधर से और 46 इधर से दोनों से आ गए, तो टोटल क्रोमोसोम बच्चे में कितने आएंगे, 92। इस कंडीशन में बच्चा कैसा हो जाएगा, जिसके 4 हाथ 4 पैर, मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में होती नहीं है। अब होता क्या है, होता ये है कि ये जो 46 क्रोमोसोम फादर के और 46 क्रोमोसोम मदर के हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम है उनका आधा आधा की अगर बात की जाए तो 23 हो जाएगा दोनों तरफ। ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23 और 23, यही क्या होते हैं आगे जो भी गैमीट है, फादर का होगा स्पर्म और मदर का क्या होगा, एग या फिर ओवम, इनमें ट्रांसफर होते हैं। यानी कि अगर बात की जाए मदर में और फादर में, तो आधा आधा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही इनके गैमीट्स में प्रेजेंट होता है। अब यही आधा पेयर और यही आधा पेयर दोनों से आता है और टोटल कितना हो जाता है 46। यानी कि अब ये जो बच्चा होगा ये कैसा होगा, नॉर्मल, जैसे इसके माँ और बाप थे। ठीक है, अब यहाँ आगे अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो दोनों से 23 आ रहा है यानी कि इक्वल आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, यानी कि फादर से जितने आएंगे उतने ही मदर से भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो हो गई हमारी ख़त्म। आगे अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ लिया करो, और हिंदी से थोड़ा इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। अगर पर्टिकुलरली किसी टर्म का मतलब नहीं समझ में आता है तो वो आप पूछ लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। थैंक यू।